हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उपग्रह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, उनको भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। जितना भी इंपॉर्टेंट था वो कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ जो रह गया था जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए वो हम आज देख रहे हैं, और साथ ही हम आज बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आप जो है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि वो टॉपिक जो है वो पूरा आपको समझ में आए। क्योंकि वीडियो बहुत छोटे होते हैं, 10, 12, 15 मिनट के वीडियो होते हैं, जो कि बहुत कम समय लेते हैं, टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं, तो आपका समय भी कम लग रहा है और टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और उसके जितने भी पिरामिड वगैरह वो सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम प्रकार देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक होता है स्थलीय परितंत्र और एक होता है जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र का मतलब क्या होता है? तो स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत इसके अंतर्गत वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा आता है। और जलीय परितंत्र के अंदर हम देखें तो संक्रमणकाली परितंत्र है, जिसमें हमको आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स और मैंग्रोव परितंत्र मिलेगा। और सागरीय परितंत्र के अंतर्गत हम देखें तो बेरियर द्वीप मिलेगा। अब देखो, स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत जो वन है, जिसके अंतर्गत हम उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, सदाबहार वन, कटीले वन, साथ ही घास के मैदाने, मरुस्थल, टुंड्रा, ये सब जो है हम ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने जो है वो स्कोप भी यहाँ पे नहीं बताया है। जलीय परितंत्र में भी वो चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वो वाले परितंत्र को लिया है इसमें। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सागरीय परितंत्र। अब सागरीय परितंत्र को हम समझें तो क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या सागर की गहराई तक जाता है? क्या एकदम गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाएगा? क्या लाइट जाएगी? क्या नहीं। तो सूर्य का प्रकाश समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक ही जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, जो समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई का क्षेत्र है, इसे हम प्रकाशीय क्षेत्र या फिर फोटिक जोन बोलते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जितने भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? तो समुद्र में जो उगने वाले जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो वो कहाँ उगेंगे? शैवाल कहाँ उगेगी? यही वाले क्षेत्र में। क्योंकि प्रकाश यहाँ पे मिल रहा है तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो समुद्र की ऊपरी सतह से 200 मीटर तक का क्षेत्र जो है उसे हम प्रकाशीय क्षेत्र या फोटिक जोन कहते हैं। अब 200 मीटर के बाद जो है वो गहराई वाला क्षेत्र होता है, जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता। तो समुद्र में 200 मीटर की गहराई के बाद वाला क्षेत्र जो है वो अप्रकाशीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम फोटिक जोन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लैंकटन समुदाय की। 200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले पादप व जंतुओं को हम प्लैंकटन कम्युनिटी कहते हैं। मैंने वही बताया कि जो प्रकाशीय क्षेत्र है, जो फोटिक जोन है, उसमें जितने भी पादप पाए जाएंगे और जितने भी जंतु पाए जाएंगे, उन सभी को हम प्लैंकटन समुदाय कहते हैं। अब प्लैंकटन जो है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, मतलब समुद्र में जो भी पादप पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में शैवाल, डाइटम्स, ये सब जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। और एक होते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो सागरीय जंतु होते हैं। तो प्लैंक्टन समुदाय का मतलब ये हो गया कि 200 मीटर की गहराई तक जितने भी जीव जंतु और जितने भी पादप पाए जा रहे हैं समुद्र में, उन्हें हम प्लैंक्टन कहते हैं। अगर वो पादप है तो वो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, और अगर वो जंतु है तो फिर वो जू प्लैंक्टन होंगे। अब अगर हम देखें तो जू प्लैंक्टन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेक्टन। नेक्टन जो होते हैं वो बड़े आकार वाले जीव होते हैं, जैसे मछली वगैरह। और एक होता है बेंथिक। अब बेंथिक जो होते हैं जू प्लैंक्टन में, जो बेंथिक वाला जंतु होते हैं, वो बहुत गहराई पर पाए जाते हैं, मतलब एकदम समुद्र तल में जो है वो रहने वाले जो जीव होते हैं, उन्हें हम बेंथिक कहा जाता है, या बेंथिक समुदाय वाले जीव होते हैं। एग्जाम्पल है स्टारफिश। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेरियर परितंत्र। बेरियर परितंत्र में हमको कोरल रीफ जो है वो इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। अब कोरल रीफ क्या होते हैं? तो प्रवाल जो है वो एक चूना प्रधान जीव होता है, जो कठोर रचना वाले खोल में रहता है। ठीक है, ऊपर से जो है वो कठोर रचना होती है और अंदर से जो है वो एक मुलायम सा जीव उसके अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि जो कोरल होते हैं वो बहुत ज्यादा रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? कि रंग बिरंगा जो कलर है वो उनका खुद का नहीं होता है। कोरल और दूध एंथले जो है उनके मध्य सहोपकारिता होती है। सहोपकारिता कल ही मैंने बताया था कि जो सहोपकारिता होती है मतलब क्या है, जिसमें दोनों को फायदा मिले। कल हमने जो है वो कवक और शैवाल वाला जो है एग्जाम्पल लेके समझा था। ऐसे ही जो है हम कोरल और दूध का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि इनके मध्य सहोपकारिता होती है। मतलब क्या होता है कि कोरल जो है वो दूध को आवास दे रहा है रहने के लिए, और दूध जो होता है वो कोरल को क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है।
और साथ ही में जूझंतले कोरल के ऊपर क्या होता है, लिपटा होता है। इसी के कारण जो है हमको कोरल का कलर जो है वो रंग बिरंगा दिखाई देता है। अब भारत में और क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे जो है वो एक टर्म सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन का मतलब ये होता है कि कोरल के ऊपर से जो है वो जूझंतले हट जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, फिर कलर जो है वो उसका खत्म हो जाता है, एकदम व्हाइट दिखाई देता है, उसको हम प्रवाल विरंजन बोलते हैं। अब अगर हम देखें कि भारत में प्रवाल भित्तियां सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हमको पता है कि अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप तो पूरा कोरल आइलैंड है हम देखते हैं, और कच्छ की खाड़ी। तो ये था हमारा बेरियर परितंत्र। इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक है संक्रमणकालीन परितंत्र। संक्रमणकालीन का मतलब यही होता है कि न तो वो स्थल होगा और न ही वो जल होगा, मतलब उसके मध्य वाला भाग। इसका अर्थ है कि दलदली वाला जो क्षेत्र है वो संक्रमणकालीन परितंत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें हम देखते हैं आर्द्रभूमि परितंत्र। आर्द्रभूमि परितंत्र जिसे हम बोलते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, तो वेटलैंड का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो वेटलैंड के अंतर्गत दलदली, पंक भूमि, पीठ भूमि, स्थिर जल मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, जो खारा पानी होता है, ये जो लवण युक्त जल होता है, इन सभी को हम आर्द्रभूमि कह सकते हैं। अब ये जो आर्द्रभूमि है इसके संरक्षण के लिए, अब ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर जो है वो ईरान की एक सिटी है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है, किसके संरक्षण से, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। 1975 से लागू जरूर हो गया था, पर इंडिया ने उसमें इंडिया कब शामिल हुआ था, तो इंडिया जो है वो 1982 में इसमें शामिल हुआ था। इसलिए जो है वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो अभी हमने देख लिया कि आर्द्रभूमि के लिए तो रामसर समझौता हुआ था, पर कुछ आर्द्रभूमियां ऐसी है जिन पर जो खतरे में है, ऐसी आर्द्रभूमि जिन पर पर्यावरणीय संकट ज्यादा है या पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है, तो उन आर्द्रभूमि को संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है। तो उनके लिए एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बनाया गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐसी आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जो कि पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि भारत में 2 स्थल ऐसे हैं या भारत की 2 आर्द्रभूमि ऐसी है जिन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। एक का नाम है केवला देवी नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और एक लोकतक लेक है जो कि मणिपुर में है। इसमें चिल्का झील भी शामिल थी, पर 2002 में बहुत ज्यादा प्रयास किए गए उसको वहां पर जो है वो पारिस्थितिकी संकट कम हुआ और उसके बाद जो है वो इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था। तो इतना पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, और भारत के 2 स्थल अभी भी इसमें शामिल है, केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक झील मणिपुर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। ऐसे टर्म्स एग्जाम में आते हैं और फिर बहुत सारे स्टेटमेंट दे देते हैं 3-4 और फिर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन क्या होता है, समझते हैं इसको। घरेलू कूड़ा करकट, नाइट्रोजन व फास्फेट, इनकी बहुलता वाले उर्वरक, औद्योगिक कचरा जब जल निकायों में मिलता है तो पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। जितना भी घरों से निकलने वाला कचरा है, जितना भी उद्योगों से निकलता है, या फिर खेती में भी जो आप उर्वरक वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो बह के कहाँ जाती है, समुद्र में बह के जाती है। अब जैसे ही समुद्र में बह के जाती है तो इनमें क्या होता है, और नाइट्रोजन है, फास्फेट है, तो इस सभी के कारण होता क्या है, इस सभी के कारण जो है वो फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, उनमें ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो वृद्धि करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि उनके लिए ये पोषण का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब जा रही है उसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या हो रहा है कि ये जो है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इसी को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या है, समुद्र में बढ़ने लगेगी। और क्या है कि ये अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो नीचे जीव जंतु है, जो नीचे कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे या जीव जंतु होंगे, क्या उन्हें तापमान पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा। क्या उनकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो नीचे जीव जंतु जो है वो मरने लग जाते हैं, बड़ी संख्या में जलीय जीव का जो है वो नाश होने लग जाता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और यही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो जब मरने लग जाते हैं तो नीचे डेड जोन बन जाते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन, सुपोषण का मतलब क्या है। तो सुपोषण का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ये सारी चीजें ना, घरेलू कूड़ा करकट या औद्योगिक से निकलने वाला कचरा जब यहाँ जाता है समुद्र में, तो क्या होता है, ये फाइटोप्लैंक्टन के लिए तो पोषण का काम करता है, उनके लिए तो न्यूट्रिशन का काम करता है। तो जब ये जैसे ही जाता है वैसे ही वहां पे क्या होता है, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाती है, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और इतनी ज्यादा ग्रोथ के कारण जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगती है। ठीक है, और ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता, जिसके कारण नीचे वाले जलीय जंतु जो है वो मरने लग जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सुपोषण। इसके बाद आगे चलते हैं।
आज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पारिस्थितिकी तंत्र। आज जो है वो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अब जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो जैव विविधता शब्द जीव वैज्ञानिक है एडवर्ड विल्सन, इनके द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जो है मतलब क्या होता है कि चाहे आप अनुवांशिक स्तर पे देख लो या प्रजातीय स्तर पे देख लो या सामुदायिक स्तर पे, हर स्तर पे आपको विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो कितने अलग अलग प्रकार के जीव है, कितने अलग अलग प्रजाति की जो है वो पादप है, इन सभी को ही हम क्या बोल रहे हैं? विविधता बोल रहे हैं। तो इसी सबको क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अब जैव विविधता तीन प्रकार की देखने को मिलती है। एक होती है अनुवांशिक जैव विविधता, एक होती है प्रजातीय जैव विविधता और एक होती है सामुदायिक जैव विविधता। अब इनके अर्थ क्या होते हैं ये देखना है। सबसे पहले देखते हैं हम अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिक का मतलब क्या है कि किसी भी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में, अब यहाँ पे तीनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अनुवांशिक जैव विविधता में मतलब क्या होगा कि इसमें एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब क्या होता है, कई बार आप खरगोश देखते हो, तो जैसे हम खरगोश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज क्या बनती है कि व्हाइट कलर का खरगोश होगा। पर क्या होता है, खरगोश के अंदर, ये खरगोश एक प्रजाति है, अब उसी प्रजाति के जीव में क्या हुआ, खरगोश की ही प्रजाति के जो जीव है उसके जीन में परिवर्तन आया। तो कई बार जो है वह ब्राउन कलर के खरगोश भी देखने को मिलता है, या फिर हम देखेंगे कि जो व्हाइट और ब्राउन का जो मिक्स कलर रहता है ऐसे वाले खरगोश भी देखने को मिलता है। तो वो क्या है, तो वो एक ही प्रजाति के जीव है पर उनके जीन में परिवर्तन हो गया, इसलिए वो जो है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक जैव विविधता बोलते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय का मतलब तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि अगर एक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजाति मिल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रजातीय जैव विविधता। इसके बाद जैसे कि जलीय परिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रजातियां मिलती है। अलग अलग प्रजाति कैसे मिलती है जल में? जैसे कि हम देखेंगे तो हमको मछली भी मिल रही है, हमको फाइटोप्लैंक्टन्स भी मिल रहे हैं, हमको स्टार फिश भी मिल रही है। मतलब वो जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रजातियां हमको देखने को मिल रही है। तो वो क्या होगा? प्रजातीय जैव विविधता। इसके बाद आता है पारिस्थितिकीय या फिर सामुदायिक जैव विविधता। मतलब हम देखते हैं इसमें कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हम ले और अगर हम उसमें देखें कि कितनी अलग अलग जैव विविधता है तो इसे हम वो क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकीय या सामुदायिक। मतलब एक समुदाय या परितंत्र के जीव जंतु और वनस्पति और दूसरे समुदाय के जो है वो वनस्पति और जो जीव जंतु हम देखें तो उनके मध्य जो जैव विविधता मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक जैव विविधता। तो ये तीन क्या होगा? जैव विविधता के प्रकार हुए। अगर एक ही प्रजाति के जीव के जीन में परिवर्तन हो रहा है तो वो अनुवांशिक जैव विविधता है। अगर अलग अलग प्रजाति के जीवों में विविधता देखने को मिल रही है तो उसे बोले प्रजाति विविधता। और अगर सामुदायिक मतलब दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अगर जैव विविधता देखने को मिल रही है तो उसे हम बोलते हैं सामुदायिक या फिर पारिस्थितिकी जैव विविधता। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जैव विविधता का मापन। बायोडायवर्सिटी के मापन के लिए दो शब्द समझना पड़ेंगे, एक होता है रिचनेस और एक होता है इवननेस। रिचनेस का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र लेंगे और उसमें कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं तो हम उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या आएगा? प्रजातियों की जो स्पीशीज है वहां पे रिचनेस देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां हमको देखने को मिल रही है। पर इवननेस क्या है? किसी क्षेत्र में प्रजातियों में कितनी समानता है, मतलब कोई प्रजाति जो है वो आपस में कितनी समान देखने को मिल रही है, वो जो है वो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है वो इवननेस है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया रिचनेस क्या होता है और इवननेस क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि जैव विविधता के मापन की तीन विधियां हैं। जैव विविधता के मापन की तीन विधियों में सबसे पहले देखेंगे हम अल्फा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या परितंत्र की जैव विविधता है या किसी एक समुदाय में प्रजातियों की कुल संख्या को बताता है। देखो हमको जैव विविधता का मापन करना है तो अल्फा जैव विविधता का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर परिस्थिति तंत्र ले लिया, फिर उसमें देख लिया हमने कि कितनी अलग अलग प्रजाति की हमको जो है वो जीव मिल रहे हैं या पादप मिल रहे हैं, और फिर उसको काउंट करके हमने बता दिया कि यहाँ पे इतनी जैव विविधता है। तो अल्फा जैव विविधता का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक समुदाय में प्रजातियों की कुल संख्या हम देख लेंगे कि 4 प्रकार की प्रजाति है या 5 प्रकार की प्रजाति है और उसको काउंट कर लिया तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा जैव विविधता बोलेंगे। बीटा जैव विविधता में ऐसा नहीं होता। बीटा जैव विविधता का मतलब ये होता है कि एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाने पर प्रजातियों में कितना परिवर्तन आया। मतलब क्या होता है, कई बार एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाते हैं तो कुछ नई प्रजातियां या तो मिलती है या तो पुरानी प्रजाति गायब हो जाती है। तो उसको जब हम मापते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा जैव विविधता। इसके बाद हम देखते हैं गामा जैव विविधता। इसका मतलब होता है कि अल्फा और बीटा जैव विविधता को जब हम योग करते हैं तो इसे हम बोलते हैं गामा जैव विविधता। तो ये तीनों क्या है? जैव विविधता के मापन की विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत में कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र। हॉटस्पॉट क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। ये क्षेत्र ऐसे क्यों होते हैं?
क्योंकि वहां पे तापमान अच्छा मिलता होगा, वहां पर वर्षा अच्छी होती होगी, वहां पर जो है वो सारी चीजें उनके अनुकूल रहती है, इसलिए वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उन क्षेत्रों को हम हॉटस्पॉट क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर विश्व में कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता होती है, उन्हें हम हॉटस्पॉट क्षेत्र बोलते हैं। अब हमको इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो 4 क्षेत्र है भारत में। एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, एक है हिमालयन क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलेगी, एक है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में मिलती है, और चौथा जो है वो सुंडालैंड क्षेत्र है। तो भारत की ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है वो आज जैव विविधता वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। कल हम जैव विविधता का एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।